हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम बात करने वाले हैं संकरण की और संकरण के नियमों की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि संकरण की जो परिकल्पना वैज्ञानिक पॉलिंग ने प्रस्तुत की थी उसकी मुख्य वजह क्या थी। उसके बाद हमने बात की थी संकरण की परिभाषा की। तो एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूं। संकरण में हमने ये देखा था, संकरण को जब हम परिभाषित करते हैं तो ये जाना था कि वह परिघटना जिसमें किसी परमाणु के संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष के ऐसे परमाणु कक्षक जिनकी ऊर्जा समान तथा आकृति समान या भिन्न भिन्न होती है, आपस में मिश्रित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा वाले एवं समान आकृति वाले जिन कक्षकों का निर्माण करते हैं वह कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं तथा उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संकरण। ये हमने बात कर ली थी। अब हमें बात करनी है, मैंने बताया था कि ये संकरण जो है वो वैज्ञानिक पॉलिंग ने दिया था और जितने परमाणु कक्षक किसी भी परमाणु के संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के हमको नए कक्षक प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने वाले कक्षकों को ही हम संकरित कक्षक बोलते हैं। ये जो संकरित कक्षक होते हैं, इन संकरित कक्षकों की खास बात क्या होती है? मुख्य विशेषता ये होती है कि उनमें दिशात्मक गुण भी समान होते हैं, असंकरित कक्षकों से ज्यादा होते हैं। ये भी बात हम कर चुके हैं कि संकरित कक्षकों में दिशात्मक गुण असंकरित कक्षकों से ज्यादा होते हैं। तो संकरित कक्षकों में की जो ऊर्जा है वो भी समान होती है, आकृति है वो भी समान होती है और उनमें जो दिशात्मक गुण होते हैं वो भी समान होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो संकरण है, इस संकरण के नियम कौन कौन से होते हैं। तो जब हम पहले नियम की बात करते हैं तो पहले नियम में हम ये कह सकते हैं कि ये जो संकरण है, संकरण की जो परिघटना है वह है किसी भी परमाणु या आयनों के कक्षकों से मतलब परमाणु कक्षकों के संयोग की एक विधि है। क्या है ये? परमाणु या आयनों के परमाणु कक्षकों की संयोग की एक विधि है, संयोग करने की विधि। जो हमने परिभाषा में देखा था कि वो परमाणु कक्षक जो होते हैं वो आपस में जिनकी ऊर्जा समान और आकृति भिन्न भिन्न या समान होती है वो आपस में मिश्रित होते हैं और जितने मिश्रित होते हैं उतनी संख्या में हमको नए समान ऊर्जा वाले और आकृति वाले कक्षक वो बनाते हैं। वही परिघटना हमारी संकरण कहला रही थी। यदि हम बात करते हैं दूसरे इसके नियम की, तो जो परमाणु कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए और आकृति समान या भिन्न भिन्न हो सकती है परंतु उनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए। ऊर्जा समान होने से मतलब यह है कि उनकी जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान समान होना चाहिए और वही कक्षक हमारा, वही कोष हमारा उसका क्या कहलाता है? संयोजकता कोष कहलाता है। तो जो परमाणु कक्षक है उनकी परमाणु कक्षक जो संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं परमाणु कक्षकों की ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए और आकृति कैसी हो सकती है? समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, ये इसका दूसरा नियम है। तीसरी हम बात करते हैं कि संकरण की क्रिया के द्वारा जो बने हुए संकरित कक्षक होते हैं उनकी संख्या उतनी ही होती है जितनी की संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की होती है। जैसे
हम ये मान करके चलें कि मान लीजिए 4 परमाणु कक्षक आपस में संकरण की क्रिया के द्वारा मिश्रित हो रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो हमको 4 ही नए कक्षक मिलेंगे और वो कक्षक होंगे हमारे संकरित कक्षक। और उन संकरित कक्षकों की जो ऊर्जा होती है, मैंने अभी आपको बताया संकरित कक्षकों की ऊर्जा, उनकी आकृति, उनमें जो दिशात्मक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। दिशात्मक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जो भी संकरित कक्षक बनेंगे उन कितने बनेंगे निर्भर करता है कि कितने परमाणु कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं। जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक हमको मिलते हैं। लेकिन प्राप्त होने वाले जो संकरित कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा, आकृति और दिशात्मक गुण तीनों उनमें समान होते हैं। यदि हम बात करें अगले नियम की, तो अगला नियम, यदि हम बात कर रहे हैं अगले नियम की, तो देखिए अगला नियम हम ये कह सकते हैं कि जो संकरण की क्रिया है, इस संकरण की क्रिया में रिक्त कक्षक, अर्धपूरित, आधे भरे हुए, पूर्ण पूरित, भरे हुए कक्षक भाग ले सकते हैं, क्योंकि जो संकरण की परिघटना है उस संकरण की परिघटना में परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन संयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कक्षक पूर्णपूरित या अर्धपूरित या रिक्त किसकी वजह से होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। क्योंकि संकरण की परिघटना में परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर रहे हैं, तो वो परमाणु कक्षक या तो रिक्त हो सकते हैं, या अर्धपूरित हो सकते हैं, या पूर्णपूरित भी हो सकते हैं। क्योंकि संकरण की परिघटना में इलेक्ट्रॉनों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसका इन्वॉल्वमेंट है, केवल परमाणु कक्षकों का इन्वॉल्वमेंट है। अगली अवधि हम बात करें अगले नियम की, तो जो संकरण है वो संकरित जो कक्षक होते हैं, जो संकरित कक्षक हैं, जो संकरण की क्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त हो रहे हैं, सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। किसमें, सिग्मा बंध बनाने में ही प्रयुक्त होते हैं। कौन, संकरित कक्षक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रिक्त, अर्धपूर्ण तथा पूर्ण रूप से भरे हुए संकरित कक्षक बंध निर्माण की क्रिया में ही प्रयुक्त होते हैं। जो मैं आपको बता चुका हूं कि रिक्त हो सकते हैं, अर्धपूरित होते हैं, या पूर्ण पूरित कक्षक ही बंध निर्माण की क्रिया में भाग ले सकते हैं। छठवां जो नियम है वो नियम ये बताता है कि इस संकरण की परिघटना के द्वारा हम कोई भी अणु है, किसी भी अणु की ज्यामिति, अणु की क्या समझा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये इसका, किसी भी अणु की ज्यामिति एवं संरचना को इसके द्वारा समझाया जा सकता है कि उस अणु की ज्यामिति और संरचना क्या होगी, समझाया जा सकता है। ठीक है, कोई अणु किस ज्यामिति का होगा, किस संरचना का होगा, आपने देखा होगा, संकरण के प्रकार भी वहां पड़े हैं। अगला जो नियम है वो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु है वो किसी भी अणु में एक निश्चित प्रकार का संकरण प्रदर्शित नहीं कर सकता। कोई भी परमाणु किसी भी अणु में एक निश्चित प्रकार का संकरण प्रदर्शित नहीं कर सकता। जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास है, एक है मेथेन, एक है मेरे पास मान लीजिए एथेन, तो या एथेन, तो क्या आप मान लीजिए एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। ठीक है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। किसी भी अणु में कोई भी एक परमाणु पर एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि वही परमाणु अगर अलग अलग अणु में है तो उसके संकरण का प्रकार भी अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यह है एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों में कार्बन आ रहा है
कार्बन ही केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु का यहाँ जो संकरण होगा, इस अणु में कार्बन का जो संकरण होगा वो इस कार्बन पर भी होगा, इस कार्बन पर भी होगा, ये नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी एक परमाणु का किसी एक अणु में तो हम संकरण बता सकते हैं, लेकिन उस परमाणु का दूसरे अणु में वही संकरण का प्रकार निश्चित नहीं किया जा सकता। जैसे एल्कीन में कार्बन पर sp3 होता है, एल्कीन में sp2 और एल्काइन में sp। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग अणु में समान परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार का संकरण भी प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, अगला मैंने आपको ये बताया, ये नियम हो गया। अगला नियम की यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो संकरण है वो एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाइपोथेटिकल का मतलब एक परिकल्पना है, एक काल्पनिक अवधारणा है। काल्पनिक अवधारणा क्यों है? क्योंकि जो चीज बीबीटी ने पहले ही दे दी थी उसको प्रायोगिक तौर पर उसका जवाब नहीं था, तो उसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि ये परमाणु कक्षक यहाँ पर ऐसे संयोग करते हैं और ये निकलता है, ऐसे संकृत कक्षक बनते हैं, तो ये एक प्रायोगिक अवधारणा है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसका उपयोग हम जो प्रायोगिक तथ्य हैं उनको वास्तविक रूप देने के लिए कर रहे हैं। कि इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि परमाणु कक्षक यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, तो वहां भी एक काल्पनिक तौर पर हम सहयोग इनका मानते हैं। अब कोई भी अणु है, उस अणु में कोई भी परमाणु है, कोई भी केंद्रीय परमाणु होगा, उस पर हम संकरण देखते हैं, तो संकरण का प्रकार निर्धारित करने के लिए संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के नाम को उनकी संख्या के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं बात करता हूं कि संकरण की क्रिया में जो भी परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं उस संकरण का नाम भी उन्हीं के आधार पर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मान लीजिए एक S परमाणु कक्षक एक P परमाणु कक्षक मान लीजिए PZ के साथ संयोग कर रहा है, तो इन दो परमाणु कक्षकों के मिलने से या संयोग करने से या मिश्रित होने से हमारे पास कितने संकरित कक्षक बनेंगे? दो संकरित कक्षक बनेंगे। और उस संकरण का नाम क्या होगा? एक S मिला और एक P मिला, तो हम उस संकरण को बोलेंगे sp संकरण। यहां पर कितने परमाणु कक्षक हमको मिलेंगे? दो मिलेंगे आपस में और दो संकरित कक्षक हमको मिलेंगे। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए एक S परमाणु कक्षक 3 P परमाणु कक्षकों के साथ मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि टोटल कितने परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर रहे हैं? 4। कितने? तो हमको संकरण की परिघटना के पश्चात कितने नए संकरित कक्षक मिलेंगे? 4। एक S कक्षक 3 P कक्षकों के साथ संयोग कर रहा है, तो टोटल जब संकरण हो जाएगा तो हमको कितने नए संकरित कक्षक मिलेंगे? 4। इन संकरित कक्षकों की ऊर्जा, इन संकरित कक्षकों का आकृति, इनमें दिशात्मक गुण क्या होंगे? समान। तो उसमें संकरण का प्रकार क्या होगा? एक S और 3 P, तो हम इसी संकरण को बोलेंगे sp3। मान लीजिए एक S कक्षक 2 P कक्षकों के साथ आपस में मिल रहा है, तो वहां पर हमको 3 संकरित कक्षक मिलेंगे और संकरण का प्रकार हमारा क्या होगा? sp2। तो उनकी संख्या के आधार पर हम जो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, प्राप्त होने वाले संकरित कक्षक उतनी ही संख्या में होते हैं तथा उनकी संख्या के आधार पर ही हम संकरण का प्रकार निर्धारित करते हैं कि वो संकरण कौन सा होगा? sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा। आगे भी आपने पढ़े हैं, sp3d भी पढ़ा है, sp3d2 भी पढ़ा है, sp3d3 भी पढ़ा है। तो ये बात हुई कुछ संकरण के नियमों की। मुख्य जो नियम है वो ये है कि ये जो संकरण, मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट से, कि जो संकरण है वो परमाणु या आयन के परमाणु कक्षकों के एक संयोग की विधि है। ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। इसका मतलब एक काल्पनिक परिकल्पना है जिसका उपयोग हम प्रायोगिक तथ्य जो हमारे सामने हैं उनको स्पष्ट करने के लिए करते हैं। संकरण की दूसरा नियम था, संकरण की क्रिया में जो परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उनकी ऊर्जा तो समान, लेकिन आकृति समान भी हो सकती है और
भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अगला नियम मैंने बताया कि संकरण की क्रिया के द्वारा जो संकरित कक्षक बनेंगे उनकी ऊर्जा, आकृति और दिशात्मक गुण उनमें समान होगा तथा संकरित कक्षकों की संख्या भी उतनी ही होगी जितने परमाणु कक्षक संयोग कर रहे हैं। ठीक है। अगला नियम मैंने बताया था कि संकरण की क्रिया में चाहे रिक्त हो, चाहे अर्धपूरित हो या पूर्णपूरित, परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर सकते हैं, क्योंकि संकरण की क्रिया परमाणु कक्षकों के संयोग की एक विधि है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की। संकरित कक्षकों में सिग्मा बंध बनाने, मतलब जो संकरित कक्षक होते हैं वो सामान्यतः कौन सा बंध बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं? सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला मैंने नियम बताया था कि संकरण के द्वारा हम कर क्या सकते हैं? कोई भी अणु है उसकी ज्यामिति और संरचना को निर्धारित कर सकते हैं। अगला नियम मैंने बताया था कि कोई भी किसी अणु में किसी भी परमाणु पर एक निश्चित प्रकार के संकरण को निर्धारित नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई भी एक परमाणु अलग अलग अणु में अलग अलग प्रकार का संकरण भी प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट नियम कि जो संकरण है उस संकरण की क्रिया में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के आधार पर उस संकरण का नामकरण किया जाता है। जैसे एक एस कक्षक 3 पी कक्षकों के साथ मिल रहा है तो उस संकरण का प्रकार होगा sp3। यदि एक एस कक्षक एक पी कक्षक के साथ मिल रहा है तो उस संकरण का प्रकार होगा sp। यदि एक एस कक्षक 2 पी कक्षकों के साथ मिल रहा है तो उसका प्रकार होगा sp2 संकरण। इसी तरीके से हम भिन्न भिन्न प्रकार के संकरणों का वर्गीकरण कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि संकरण का फॉर्मूला क्या होता है।